Good afternoon, Nita madam. Okay, thank you. Okay, so today's class I am going to take on your unit 7th section of your environmental sciences syllabus. इस चैप्टर में जो मैं आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, सम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स एंड अबाउट impact of human activities on our environment. Okay, so let us start. You can see in this slide some of the important environmental movements which were held in India. Bisnoi movement, Chipko movement, Silent Valley movement, Epico movement, Narmada Bachao Andolan. Okay, these environmental movements were initiated for the protection and conservation of environment. Okay, so first is Bisnoi movement. This movement was held in 17 at the place of Khijri village in Rajasthan, Marwar region. Okay, so you should know about the in which year the movement was initiated, where this movement was initiated, who was the leader, and what is the basic aim of any movement. Okay, so the main aim of this movement is save tree and save environment. Basically ये movement राजस्थान में खिजरी एक विलेज है, मारवाड़ रीजन में आता है, वहां पे हुआ था, जिसके लीडर्स थे अमृता देवी along with बिश्नोई विलेजर्स.
जिस विलेज में अमृता देवी जी रहती थी, उस पूरे विलेज में बिश्नोई जो एक कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी के लोग रहते थे. ओके, सो इसका डिटेल है. अमृता देवी इज अ फीमेल विलेजर, कुड नॉट बेयर टू विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोर हर फेथ एंड द विलेजर्स स्केयर्ड ट्री, शी हग्ड द ट्री. हुआ क्या है कि वहां पे एक किंग होते थे जिन्होंने बोला कि उस एरिया के प्लांट को कट किया जाना चाहिए. ओके, बट द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट, द विलेजर्स वर्शिप द ट्री एंड दे विलेजर्स मानते थे कि ये जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, दे आर आवर गॉड एंड हम इसको कट नहीं कर सकते. ओके, सो दैट्स व्हाई विलेजर्स डोंट अलाउ the soldiers of king to cut the tree. One day when all the villagers went to their field for their farming activities, केवल लेडीज ही घर पे थी, तो उस टाइम पे राजा ने आदेश दिया कि वहां पे कट होना चाहिए सारे ट्रीज को. बट जब वो कट करने के लिए आए तो अमृता देवी अपनी 2 डॉटर्स के साथ पेड़ को हग करके मतलब चिपक गई, और उसके बाद उसके साथ उनकी डेथ हो गई क्योंकि राजा के सैनिकों ने काट डाला. तो ये पहला फर्स्ट मूवमेंट था जो 1700 शताब्दी में शुरू हुआ था. उसके बाद डिफरेंट मूवमेंट आते चले गए विद सेव ट्री सेव एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू. ठीक है, ओके. सो कब हुआ था? 1700 में. कहाँ हुआ था? खेजरली मारवाड़ रीजन, राजस्थान स्टेट में हुआ था. who was the leader? अमृता देवी along with the बिश्नोई villagers in खेजरली विलेज का नाम था, और खेजरी भी उसको बोलते हैं. बोथ आर करेक्ट. ओके, सेव स्केयर ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय किंग सोल्जर फ्रॉम द न्यू पैलेस. एक नया महल बनाया जा रहा था जिसके लिए वो प्लांट को कट कर रहे थे. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट मूवमेंट, चिपको मूवमेंट. द सेम कॉन्सेप्ट वाज फॉलोड हियर in the Chipko movement. This was in 1973 in the Chamoli district in Tehri Garhwal में चमोली में हुआ था. The leaders are सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, ये मेन इसके लीडर्स थे. उन्होंने सेम बिश्नोई मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए प्लांट से चिपक गए और उसके बाद प्लांट को कट नहीं होने दिया. वहां पे क्या था? चमोली विलेज में प्लांट को कट किया जाने लगा. गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स आए थे. Then Mr. Bahuguna enlightened the villagers by conveying the importance of trees in the environment, which checks the erosion of soil, causes rains and provide pure air. क्योंकि वहाँ पे बाढ़ बहुत आती थी उस एरिया में. ओके, तो उन्होंने बताया कि अगर आप प्लांट कट हो गए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, लैंडस्लाइडिंग होगी. वैसे ही हिली एरियाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती रहती है. तो विलेजर्स ने उनको फॉलो किया और वो भी प्लांट से चिपक गए. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ए चिपको मूवमेंट. चिपको मींस चिपक गए थे प्लांट को हक करके. यू कैन सी इन द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दैट कुछ विलेजर्स हैं जो प्लांट को पकड़ के खड़े हैं. ठीक है. द चिपको मूवमेंट गैदर्ड momentum in 1978 when the women faced police firing and other tortures. Then the state chief minister Hemoti Nandan Bahugura थे वहाँ पे, set up a committee to look into the matter, which eventually ruled in favor of the villagers, जिसने villagers के favor में rules को दिया. So you should know about the year, the place where this was held, who was the leader, Sundarlal Bahuguna and Gaura Devi. What is the aim? The main objective was to protect the trees of the Himalayan slopes from the access of the contractors of the forest. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना कि उधर पे जाइए आप प्लांट को कट कराइए. ठीक है. So this is about Chipko movement. The Save Silent Valley movement. What is the meaning of Save Silent Valley movement? ठीक है. 1978 में ये मूवमेंट चला था. ठीक है. इन केरला शस्त्र साहित्य परिषद, केरला शस्त्र साहित्य परिषद एक एनजीओ था. ठीक है. एंड पोएट एक्टिविस्ट थे वहां पे जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया था. इसका एम था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली, द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. एक्चुअली सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज प्रपोजल कुछ था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, वो पास हो गया था, वहां पे बनना था. बट जो केरला का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने प्रपोज किया था उसको
KSSP, द केरला शस्त्र साहित्य परिषद ने नहीं माना, वो 25 करोड़ का था, क्योंकि साइलेंट वैली के सारे प्लांट को कट करना पड़ता है उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। और बहुत सारे एनजीओ आ गए उसके बाद। सेवरल एनजीओ स्ट्रांगली अपोज द प्रोजेक्ट एंड आर्ग्यूड द गवर्नमेंट टू अबंडन इट। इन जनवरी 1988, बोइंग द अनरिलेटिंग पब्लिक प्रेशर, इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि साइलेंट वैली प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, जहां पे उन्होंने ऐसी एक्टिविटी की। फिर एपिको मूवमेंट। अब देखो, विस्नोई, चिपको, एपिको, इनका कॉन्सेप्ट एक है, ध्यान रखना। प्लांट से चिपक के खड़े हो गए, दैट्स व्हाई द प्लांट, मतलब जो भी प्लांट को कट करने के लिए गए थे वो उसको काट नहीं पाए। ओके, एपिको मूवमेंट। ओके, 1983 में प्लेस था उत्तर कन्नड़ा एंड शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका स्टेट। उत्तर कन्नड़ा एंड शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका स्टेट, 1983। प्लीज रिमेंबर द ईयर। लीडर्स कौन थे? एपिकोस, द ग्रेटेस्ट सिस्टम line in being neither given by the personality nor having been formally institutionalized, however does have a, कोई पांडुरंगा हेगड़े थे, उन्होंने एपिको मूवमेंट को किया। जैसे हिमवतीलाल बहुगुणा ने, हिमवती यहाँ पे आइएगा चिपको मूवमेंट में, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे किया था, वैसे ही एपिको मूवमेंट को हेगड़े थे, पांडुरंगा हेगड़े, जिन्होंने इसको इनिशिएट किया। वो भी प्लांट से चिपक के खड़े हो गए, प्लांट को कट नहीं होने दिया। ठीक है, ये चिपको मूवमेंट का ही एक वर्जन था जो कि साउथ में चलाया गया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एपिको मूवमेंट। सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज देयर। प्लेस अलग था, ईयर अलग था, उसके लीडर्स अलग थे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था 1985 में। एम था अ सोशल मूवमेंट अगेंस्ट नंबर ऑफ लार्ज डैम्स। जो डैम्स बनाए जा रहे थे उसके लिए ये मूवमेंट चलाया गया था, जो कि नर्मदा रिवर पे बनाए जा रहे थे। बिकॉज जब डैम का बनता है, when the dam is initiated in any river, then definitely there will be some loss and some positive consequences. Okay, so what is the loss related to this? Loss of flora and fauna, और उधर पे habitat destruction होता है, flora fauna का destruction होता है, ये सारी चीजें होती हैं। But also there are some very positive consequences, that employment generation and water management etc. बस नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए उन्होंने, मेधा पाटेकर ने चलाया, वो मूवमेंट में आया, बहुत ही फेमस हुआ। फिर सरदार सरोवर डैम बन रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद उनके उस पे इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने जाकर के। सो दीज आर द 5 काइंड ऑफ मूवमेंट व्हिच वेयर हेल्ड इन इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिवर, ट्री एंड आवर एनवायरनमेंट। ओके, आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आस्क मी, देन आई एम गोइंग टू टेक आगे की स्लाइड में मैं बताने वाला हूं आपको कि व्हाट इज द इम्पैक्ट human activities on the environment. Then we will discuss about the disaster. कौन-कौन से disaster हैं, उनको कैसे manage किया जा सकता है। Okay, so let us take your questions if any. Students wait करिएगा, आपके क्वेश्चन आंसर को ले लेता हूँ, then I will discuss about the impact of okay, I'm not able to open the live event of question answer session. ठीक है, फिर मैं आता हूँ अपनी स्लाइड पे, फिर से हम आगे डिस्कस करते हैं, फिर आप कर लेंगे। Okay, let me take your lecture, your question answer.
movements not able to see. ओके तो ये मूवमेंट्स हैं 5 जो यहाँ पे इंडिया में हुए हैं. हाँ रुखसार ईवीएस का अभी मैं 7th यूनिट पढ़ा रहा हूँ आपको. ठीक है मैं फिर से स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ. let me start. Okay yes presenting. Okay ठीक है. so this is about the movement environmental movement जो इंडिया में हुए हैं. ठीक है मैं wait why this is yes ठीक है. ये मूवमेंट्स हो गए आपके बिश्नोई मूवमेंट चिपको मूवमेंट and your silent valley movement, Epico movement, and Narmada Bachao Andolan. Okay, 5 movements are there which were held in India. ठीक है जिसमें से बिश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है. नर्मदा बचाओ आंदोलन इज फॉर द रिवर कंजर्वेशन एंड साइलेंट वैली मूवमेंट इज फॉर द environmental conservation, but they have different kind of objectives. ठीक है अब हम चलते हैं human impact of human on the environment. What kind of impact human is initiating on our environment? As we know our population is increasing. If our population is increasing then definitely there will be pressure on us to increase our production because our demand is also increasing. Okay जितने लोग हैं जितने लोग हैं उतना हमको घर चाहिए रहने के लिए, उतना हमको फूडिंग चाहिए, उतना हमको क्लॉथिंग चाहिए पहनने के लिए, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ेगी. ओके तो ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्सप्लोसिव ग्रोथ. अभी एक्सप्लोसिव ग्रोथ ह्यूमन पॉपुलेशन हो रही है. चाइना ऑलरेडी बैन देयर पॉपुलेशन एज पर द रूल ऑफ द सिंगल बेबी चाइल्ड पॉलिसी वहां पे लगा हुआ है. ठीक है मतलब एक बेबी से ज्यादा नहीं हो सकता. ह्यूमन नीड्स लिमिटेड रिसोर्सेज बिकॉज ह्यूमन सब कुछ चाहिए. रिसोर्सेज आर लिमिटेड. इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग then population is increasing then definitely there will be pressure on the resources to be increased. Otherwise it's not the resources are not resources से हमारी पूरी नीड पूरी नहीं हो पाएगी. ठीक है our natural environment under attack. Okay role of technology and engineering. Okay an uncertain future. That means role of technology and engineering is very much here to see our future growth. और अपने आप को देखने के लिए बहुत बड़ी चीज है. ठीक है कि हमको किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग को एनवायरनमेंट में किस तरह से अप्लाई करना है जिसकी वजह से हमारे डिमांड फुलफिल हो जाए विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी. Actually, our society and our environment in present scenario need development without any destruction activity. ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से हमको कोई हमारे एनवायरनमेंट को कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो. Isn't it? ठीक है चलते हैं आगे. हाँ अब देखो ह्यूमन पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं. नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, जस्ट इन सिंपलर वर्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर एंड डिकेड बाय डिकेड. ओके एंड देयर इज नो कंट्रोल. कोई भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है अभी तक. कुछ कंट्रीज ने कुछ पॉपुलेशन को रोकने के लिए कुछ चीजें लगाई है. मैं अभी आपको आगे की स्लाइड में ये भी बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. वो भी आपके सिलेबस में है. आई विल टेल एंड डिस्कस अबाउट दैट. ओके What is the behind population growth? 3 factor: fertility, infant mortality, longevity. ठीक है. Industrial evolution क्या है? Growth of cities and infrastructure, increased productivity, nutrition, sanitation, medicine. हमारे यहाँ जो रिवोल्यूशन आया, जो हमारी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इतना ग्रोथ कर गई, उसकी वजह से सिटीज का ग्रोथ हो गया. हमको पानी टाइम पे मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, साफ सफाई सैनिटेशन मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही है. डेफिनेटली पॉपुलेशन इंक्रीज होगा ही होगा. ठीक है क्योंकि सबको खाना मिल रहा है, सबको न्यूट्रिशन मिल रहा है. एवरीबॉडी हैव
are fulfilling their need. Okay, animal domestication and agriculture. Domestication and agriculture provided for a few to feed many. ठीक है. Animal domestication and agriculture है provided for few to feed. ठीक है. Fertility, infant mortality and longevity. मतलब लोगों की डेथ भी नहीं हो रही, वो भी एक कारण है, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटी अच्छी हो गई है कि हमारा प्रोडक्शन, हमने पॉपुलेशन पर कोई वो नहीं लगाया, कंट्रोल नहीं लगाया, हाँ, बट मोर्टेलिटी रेट जरूर हम कम कर रहे हैं ड्यू टू अवर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. ओके, रिसोर्स कंजम्पशन क्या है 1977 और 1990 का यहाँ पे दिया हुआ है, 1970 और 1990 का. ठीक है. हाई कंजम्पशन गेटिंग वर्स, रेट इंक्रीज फास्टर इन पॉपुलेशन ग्रोथ. कंजम्पशन जो है वो हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन ग्रोथ. जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफ दैट डिफॉरेस्टिंग टू एक्वायर मोर arable land would run out in next century at current yields, probably need to double yields. ठीक है. You just know something about this. ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाना है, बट आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली पॉपुलेशन की बढ़ रही है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हम नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे. बट जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तो फिर मॉर्टेलिटी रेट बढ़ेगी, फिर उसके बाद हमारी जाति पे, हमारी स्पीसीज पे खतरा आएगा. जैसे एक्सटिंक्शन की बात की थी अभी, बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर हो चला था उसमें कुछ स्पीसीज वी वर डिस्कस्ड अबाउट सम स्पीसीज दैट आर एक्सटिंक्ट, दैट आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट एंड सम आर vulnerable. That means the species which are fighting a lot and fighting for their life and only few are there left. Okay, so that are उनको extinct कहा जाता है. ठीक है. तो ये सारे के सारे consequences होते हैं, they are interrelated with each other. Okay. Then fossil fuel reserves, as we know and discuss about the natural resources, then fossil fuels we are continuously using, and at a time, definitely the time will come, then there will be a huge shortage of fossil fuel sources and reserves. That's why we are looking for the alternative resources like nuclear energy, wind energy, hydropower, hydroelectric power. Okay. As we are also using coal. Coal is basically used to produce electricity after the burning process, but this is a limited resource. After a time, there will be a need of the coal production, but coal is limited resource. Okay, so scientists and our government are initiating some policies and looking for the alternative sources. We have nuclear energy. Nuclear substances are the good substance which can produce electricity. Okay, so that's why so many nuclear power plants are established in India and also all over the world. They are working continuously. Okay, you can see in this slide lots of coal but heavy CO2 contributor. Look for the alternative forms of energy to emerge. Okay, economics and resources. Okay, planet Earth is impacted. Ecological footprint. Okay. Our commas are in danger. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए आप क्या है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज होता है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है. वाटर पोल्यूशन इंक्लूडिंग ग्राउंड एक्विफर, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजनेशन. अगर प्लांट को कट कर दिया जाएगा तो ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो पाएगा, तो वो होता है हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजनेशन. ओके, द ओशियंस, कोरल रीफ्स एंड डियर बाउंड्री होगा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड एंड वेटलैंड्स, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन, फॉसिल फ्यूल, मिनरल सोल्स, टॉप सॉइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी डेंजर. अब देखो हमारा क्या, जो हमारी कॉमन सी चीजें हैं वो डेंजर में आ जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी डेंजर में होगी. ह्यूमैनिटी हैज expand species extinction. हम डिस्कस करते आ रहे हैं, we were discussed a lot about the species extinction, how many species are extinct and some are vulnerable and some are fighting for their existence. That all kind of species are included into the data book by the IUCN, International Union for Conservation of Nature की Z data book है, जिसमें सारा का सारा डिटेल डाला गया है. ओके,
Biodiversity is essential to life on Earth and holds untold treasures for the future. And ecological ethic is emerging. ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे important बात है, how to recover with all kind of these problems. What should we do at individual and at global level? Okay, it's very important. So government is continuously looking and summarizing all kind of possible facts for the conservation of environment and to cope up with these kind of problems. Okay, so just see here that global warming, a good example of impact, like atmospheric CO2 is increasing and create greenhouse effect. As you know, the Earth's surface gets heated up by a phenomena that is called as the Earth's surface gets heated up by a phenomena that is called as a global warming, where CO2 is the main contributor gas in the global warming. Okay, 3 to 5% degree centigrade rise predicted by various software and models for the century would have major environmental impact. Okay, you can see in the pictorial representation that how global warming and the carbon dioxide gas is increasing. Okay, and so other gases are also there. We were discussed about this in the chapter of air pollution. Okay, कि कार्बन डाइऑक्साइड ही मेन कंट्रीब्यूटर गैस है जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा करके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करता है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारी डिमांड बढ़ी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन के कारण डिमांड बढ़ी, डिमांड के कारण हमने इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा, अब इन्वायरमेंट में सब सारी चीज तो अनलिमिटेड है नहीं, कुछ चीजें लिमिटेड है, जैसे कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, तो वी शुड लुक फॉर द अल्टरनेटिव सोर्सेस. हम वैकल्पिक स्रोतों की तरफ जा रहे हैं. ओके, हाँ, टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. टेक्नोलॉजी इज डूइंग बेस्ट फॉर our conservation of environment and all. देखो, detailed explicit information and understanding of what is occurring. Actually, we are not able to know anything, what kind of event or what kind of situation is happening in our world or in our country. Okay, so where like GIS and remote sensing, with the use of GIS and remote sensing, we can gather all kind of information from the satellite data, and we can say avalanche is there, or landsliding is there, or carbon dioxide is increasing in which area. Okay, where the melting of glaciers occurs. Okay, so technology is playing a good role in gathering all kind of information. Okay, sensors, data processing, computers, models, predictions, communication information and all. Okay, then the alternate technologies that migrate and eliminate deleterious effects: energy, water, transportation, communication. As we know, we are doing transportation, we are taking a lot of help by our transportation from our aeroplanes, our trains, are so many things, and also we are using some of the CNG running vehicle or the electric running vehicle, which are pollution free transportation, which are providing pollution free transportation. Okay, so this is why, this is because of the technology's role. Without the technology, we cannot think about this to initiate something good. Okay, sustainable development. Sustainable development means the development without any kind of destruction activity. That means हम development करेंगे लेकिन वहाँ पे कोई भी destruction activity नहीं होगी, वो हमारा sustainable development कहलाता है. ठीक है, as for the example, if you are planting an industry in any area, what we should do first, we should clear that area. If वहाँ पे forest है तो हम क्या करेंगे, deforestation करेंगे, cutting of trees करके वहाँ पे हम उस industry को लगाएंगे. But what we can do, वहाँ पे इन कंपैरिजन हम कहीं और पे उतने ही प्लांट लगा दे जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए और उतने अमाउंट का ऑक्सीजन हमको मिलता रहे. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ओनली. ओके, टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा ज्यादा हो पाया है. टेक्नोलॉजी ये बताता है, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई इंडस्ट्री लगनी है, उत्तराखंड का कोई एरिया हो गया, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हम जीआईएस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा से उस जगह का इम्पैक्ट उस जगह का देख लेंगे, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग तो नहीं होगी, कभी इन फ्यूचर में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. वहाँ पे हम जाके वाटर लेवल चेक कर सकते हैं. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, जस्ट पुट इन द ग्राउंड एंड यू इमीडिएटली नो दैट व्हाट इज द ग्राउंड लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया. ओके, बहुत सारी
अल्टरनेटिव और बहुत सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं अभी, ठीक है। Summary. Major increases are occurring in human population and in grievances. Major जो problem है वो human population से ही हो रही है, ये हमको पता होना चाहिए. Major stresses result in our society, natural environment and ecology. Ecology हमारी बहुत ज़्यादा disturb होती है अगर ऐसे consequences होते रहते हैं. Technology and engineering are central to the creation and migration of problems. टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियरिंग है सेंट्रल टू द क्रिएशन एंड द माइग्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है. प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इज डिफिकल्ट. द नेक्स्ट 25 to 40 years विल बी डिसीजिव. क्यों डिसीजन मेकिंग होगा हमारा 55 years? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं. तो अगला जो हमारा टाइम होगा 55 years होगा, बहुत ही डिसीजन मेकिंग वाला होगा. ओके, वेट, my slides are little bit slow हो गई है, ठीक है, ठीक है. So this is something about the impact of our human population on the environment. तो अभी मैंने आपको मूवमेंट बताया, 5 मूवमेंट बताए, and what is the impact of our population on the environment, इसके बारे में डिस्कस किया. Let me, yes, okay. So now we will discuss about 1 minute. Okay. हाँ, let me take your questions, then I will go ahead. इसके बाद हम disasters के बारे में बात करेंगे. What kind of natural disasters and how many types of disasters are. वेट करिए, थोड़ा सा स्लो है, I don't know why. Okay, students, wait for a minute. Okay, I'm not able to open your question answer, so मैं स्लाइड्स को आगे बढ़ाता हूँ फिर, ठीक है. एक मिनट रुकिएगा. Yes. सुमित जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन को विजिबल कर रहा हूँ. आपका कमेंट मैंने देख लिया है. Okay, I think now screen is visible now. Okay. Okay, let us come on our slide. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे about some of the disasters which happen every year in India and hitting a lot. एक मिनट students, I am facing little bit. हाँ, स्लाइड को मैं ओपन कर रहा हूँ.
अगर नहीं दिखता है तो काइंडली आप रिपीट करिए कि नहीं दिख रहा है। आपका क्वेश्चन आंसर मैं नहीं ले पा रहा हूँ ड्यू टू very slow opening and closing process. I don't know why this is occurring continuously. ठीक है, so मैं आपके स्लाइड पे ही आ जाता हूँ। वेट, यस, slide is open now. Okay, so next slide is our disaster. Disaster क्या होता है basically? Disaster या environmental disaster. Every year India is affecting and hit by so many kind of disasters. Every year, हर एक साल में इंडिया कई तरह के disasters से hit होता है। ओके, जिसमें बहुत सारे disasters में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कि आप फ्लड की बात करो, अर्थक्वेक की बात करो, लैंडस्लाइड की बात करो, avalanche की बात करो, so many kind of disasters are hitting India continuously each and every year. Okay, let us show the slide. स्टूडेंट्स एक मिनट, मेरा राउंड राउंड घूम रहा है, मेरा आई डोंट नो माइक्रोसॉफ्ट टीम इतना स्लो। हाँ सुमित, स्क्रीन को मैं विजिबल कर रहा हूँ, मैं स्लाइड ही शो कर रहा हूँ आपको। यस सुमित, मैं स्क्रीन को ही शो कर रहा हूँ। वेट, वेट करिए स्टूडेंट्स, राउंड राउंड घूम रहा है। मैंने ऊपर स्लाइड शेयर कर दिया है, बट आई थिंक हाँ अभी आप लोगों को ओपन हो रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो बेसिकली हम डिजास्टर्स की बात करेंगे, डिजास्टर्स एक्चुअली होते क्या है? हर साल एवरी ईयर इंडिया इज हिटेड बाय सो मेनी डिजास्टर्स। बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स हैं जो इंडिया को हिट करते हैं। ओके, जिसमें से कुछ तो ऐसे डिजास्टर्स हैं जैसे फ्लड हो गया। फ्लड का प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा है, और हर एक साल इंडिया में फ्लड के थ्रू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। ठीक है, बिहार का एरिया हो गया, केरला का एरिया हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं वो फ्लड से, द लैंड इनंडेटेड विद हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज अ फ्लड। बेसिकली जो फ्लड का कॉन्सेप्ट है, द लैंड इनंडेटेड विद द हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज अ फ्लड, ये बोला जाता है। सुमित, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, मैंने अभी स्लाइड शेयर कर दिया है, फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ थोड़ा सा दिक्कत है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ, लास्ट क्लास में भी ऐसा हुआ था, चलाते समय स्लाइड शेयर कर दिया बट वो ओके। ओके, सो मेरे को आप मैं स्टार्ट करता हूँ, स्लाइड आपका शो होता रहेगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो एवरी ईयर इंडिया में जो भी फ्लड आता है, जो भी फ्लड के थ्रू जो भी इश्यूज होते हैं, वो हर एक साल होता है, और हर एक एवरी ईयर इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा फंड प्रपोज करती है टू कंट्रोल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, अब कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे फ्लड आता है और कौन कौन सा एरिया है? बेसिकली जो इसका डिफिनेशन है, फ्लड का कॉन्सेप्ट है, द लैंड इनंडेटेड विद द हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज अ फ्लड। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका डिफिनेशन है। ओके, और एग्जांपल में आप लिख लो, जो एरिया हिट होते हैं वो है केरला, हमारा केरला, कोस्टल एरियाज ऑफ केरला। बिहार का एरिया होता है, ठीक है,
और उड़ीसा का कुछ एरिया होता है जो फ्लड अफेक्टेड है, जहाँ पे फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट। उसके बाद कुछ और भी कोस्टल एरियाज हैं, जैसा सुंदरवन डेल्टा का एरिया है, वहां पे हरिद्वार या उत्तराखंड का एरिया है, वो भी एग्जांपल में आप नोट डाउन कर लो। हरिद्वार या उत्तराखंड का एरिया भी एग्जांपल में आप नोट डाउन कर लो काइंडली, इजंट इट? आई होप आप लोगों ने क्लियर नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्लाइड को शेयर किया हुआ है, बट आई डोंट नो कि थोड़ा सा बहुत स्लो चल रहा है, या हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो काइंडली कोऑपरेट। और मैं ओपन कर ही रहा हूँ, ठीक है। तब तक मैं कंटिन्यूअसली क्लास ले रहा हूँ, आप उस पर कंसंट्रेट करिए। फ्लड के साथ साथ कुछ और भी डिजास्टर्स हैं जो इंडिया को हिट करते हैं, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अर्थक्वेक और ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट आता है। अर्थक्वेक क्या होता है, पहले अर्थक्वेक समझ लीजिए। 3 टाइप्स की वेव्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एल वेव्स होती हैं, जो अर्थक्वेक को इनिशिएट करती हैं। बेसिकली अर्थक्वेक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अर्थक्वेक जब भी आता है, बहुत अमाउंट का जो सॉइल है हमारा, वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है डिफरेंट तरीकों से, बिकॉज वो वेव्स ट्रिमर्स के फॉर्म में जाती हैं और ट्रिमर्स के फॉर्म में लौट के आती हैं। जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस जब होता है, उसके थ्रू ये अर्थक्वेक आता है या अर्थक्वेक क्रिएट होता है, ओके। वेट स्टूडेंट्स, okay, just see here. Okay, see the slides 24, 25th. अच्छा, उसके पहले मैं एक और आपको बता दूं, ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट बता दूं। रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। फ्लड आपको मैंने बता दिया, और डिजास्टर अर्थक्वेक मैंने आपको बता दिया। आगे की स्लाइड में 2 और वो हैं डिजास्टर्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। if we go to the market for buying anything, अगर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, वहां पे जाके प्लास्टिक का मटेरियल लेते हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन लेते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें पैक होती हैं, तो हम प्लास्टिक को यूज ना करके हम वहां पे उससे क्या बोले, हम अपना बैग लेके जाए, तो हमने रिड्यूस किया, प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस किया, और हमने कम से कम यूज किया, तो वो हो गया हमारा रिड्यूस। फिर रीयूज का मतलब, यूज, इफ यू यूज एनी प्लास्टिक, यूज इट अगेन एंड अगेन, सो वो क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस के बाद रीयूज हो गया, ठीक है, रीयूज। उसके बाद रिसाइकल, अब वो जो प्लास्टिक खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, तो हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेट करिए, मैं आपको, ठीक है, उस रिसाइकल करके उस प्लास्टिक को फिर से यूज किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिपल आर का, 3 आर, ठीक है। सो यू शुड आल्सो नो अबाउट दिस कि 3 आर क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंड सो मेनी टाइम्स इट वाज आस्क्ड, ओके। Wait, taking some test, facing some technical difficulties, friends. Wait.
ओके ओके, ये हो गया ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट। तो ये है आपका 7th यूनिट। इसमें मैं थोड़ा सा और बता के फिर आपका क्लास क्लोज करूंगा, बट वेट फॉर सम टाइम। मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहता था जो कि अभी भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। वेट करिए 1 मिनट। वेट करिए स्टूडेंट्स, मैंने क्लोज किया है, फिर से शेयर करूंगा आपको। गीता मैडम, आई एम फेसिंग सम डिफिकल्टी व्हाइल शोइंग द स्लाइड्स। अभी तक ठीक था, बट अभी स्लाइड को मैं जब मूव करा रहा हूँ तो हो नहीं पा रहा है। ओनली 5 मिनट्स क्लास, केवल 5 मिनट की क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा अपना। ओके हाँ सुमित, राकेश, हम आपका क्वेश्चन देख सकते हैं। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं राकेश, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है अभी तक, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ है अभी तक, ठीक है। आपको जो पेज है जहाँ पे आप एडमिन से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट टू और एडमिन, वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली आस्क देयर। आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी उससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है या कुछ भी है, सो यू कैन आस्क डायरेक्टली देयर। ओके let me close this and to show you। आपको एक स्लाइड दिखानी है थोड़ा सा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। आपके क्वेश्चन आंसर होंगे ईवीएस में कौन सा चैप्टर आ रहा है। ईवीएस में टोटल रुखसार आपके 7 चैप्टर्स ही आएंगे एग्जाम में। 8वां चैप्टर आपका नहीं है, जो कि फील्ड वर्क होता है ड्यू टू कोविड, आपका 7 चैप्टर ही रहेगा। सो यू शुड कवर ऑल 7 चैप्टर्स, ठीक है। The rest of any question you can ask directly to the admin। आप वहां पे पूछेंगे, they will reply you। आपको क्या करना है और कैसे करना है वो आपको बता देंगे। So don't worry about anything, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि अगर कुछ भी होता है तो आपको बताया जाएगा। Let me just I want to share my एक आपको स्लाइड दिखाना है 5 मिनट्स का, इसके लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। वेट, that I am not able to close the I have taken so many classes here, but I don't know why this happened with this only। एक मिनट स्टूडेंट्स रुक जाइएगा। हाँ बुक आपकी वही है, इराक भरूचा की है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ओनली इराक भरूचा book is sufficient for your study। And if you want some study material from the SOL, so just go on the SOL website, both materials are uploaded there for Hindi and English medium both। Okay, so you can just download that book and use and read for your
स्टडी पर्पज, ओके, वो बुक सफिशिएंट है, वो बुक अगर आप बोलते हो तो दैट बुक इज सफिशिएंट, नो नीड टू गो एनीवेयर, दैट बुक इज सफिशिएंट, ओके। लेट मी शो यू, एक बस 2 स्लाइड आपको दिखाना है, उसके बाद मैं क्लास को क्लोज करूंगा, वेट करिए, थोड़ा सा डिफिकल्टी मैं फेस कर रहा हूँ स्लाइड को ओपन करने में। ओके रोहित, क्लियर है आपको? हाँ, आपका कोई भी क्वेश्चन है ना, आप इमीडिएटली आस्क करिएगा एडमिन से, आप जहाँ पे भी आपका फेसबुक पे या जहाँ पे भी आपका पेज बना हुआ है, यू कैन आस्क द थिंग्स विद द एडमिन देयर एंड दे विल डेफिनेटली रिप्लाई यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए डोंट हेजिटेट फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क डायरेक्टली देयर, ठीक है। और बाकी I am not able to share the slides, I don't know why. स्लाइड को शेयर कर दिया है बट आप लोग देख नहीं पा रहे हो, that kind of problem I am facing here. I am sharing again, maybe मैंने क्लोज करके फिर से शेयर किया है, अगर आपको दिख जाती है तो that's good, if not then I will explain in orally and will close the class, okay. यस राइट, उसी पे है, वेबसाइट पे आपका है पूरा, एसओएल की वेबसाइट पे दोनों बुक डाउनलोडेड है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बुक है आपका, यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली। नहीं, मैं लिंक तो यहाँ पे नहीं दूंगा, आप गूगल करोगे तो इजीली आपको मिल जाएगा, आप जस्ट गूगल इट, आपका 7 चैप्टर है, अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ओके। टोटल 7 चैप्टर ही आपको पढ़ना था, और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, काइंडली आस्क टू द एडमिन, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, एंड कैसे क्या चीजें करना है, ठीक है। वेट लेट मी शो द यूनिट 7 का कुछ स्लाइड्स आपको दिखा देता हूँ, देन यू कैन गो। Still I am facing same kind of problem, ठीक है। टोटल आपका जो सिलेबस है, फिर से मैं बता देता हूँ, टोटल आपका, आपसे में से किसी ने क्वेश्चन किया है, टोटल आपका 7 यूनिट्स का सिलेबस है, ठीक है। एवरी यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई यूनिट छोड़ना नहीं है, कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है करना है कि नहीं हो गया इस यूनिट से इतना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, एवरी यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला यूनिट था इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेस, आई एम जस्ट समराइजिंग एवरी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, कि पहला था इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेस, दूसरा था आपका बायोडाइवर्सिटी का, तीसरा था नेचुरल रिसोर्सेज का, चौथा था इकोसिस्टम का, ऐसे करके फिफ्थ आपका पॉल्यूशन का, सिक्स्थ आपका एनवायरमेंटल पॉलिसीज का था, एंड जो आपका 7 चैप्टर चल रहा है ये बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अंडर द एनवायरनमेंट है, साथ साथ आपका मूवमेंट्स के बारे में जो मैंने डिस्कस किया अभी, और उसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी है कि कौन कौन से डिजास्टर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में आते हैं और उनको कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर्स, ओके। मैंने 2 से 3 डिजास्टर्स के बारे में बताया, आपको अर्थक्वेक के बारे में बताया, और आपको बताया मैंने फ्लड के बारे में बताया, ओके। बोथ डिजास्टर्स आर वेरी इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। हाँ, कुछ
अब देख लीजिए, बस 1-2 स्लाइड है, आपको दिखा के फिर मैं क्लास को क्लोज करूंगा। लेट मी गिव सम टाइम। फैमिली प्लानिंग, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग, उसका कॉन्सेप्ट आप आगे देखिए। वेट, स्लाइड तो हो रही है बट धीमे धीमे से हो रही है। Okay, this is the term given for the pre-planning and action to delay, prevent and actualize the pregnancy. ठीक है, फैमिली प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बढ़ गई तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि वी आर नॉट एबल टू fulfill our demand. So family planning is very important, where government have initiated so many plans in all over the country, also in some states. जैसे यूपी में क्या है कि अभी बैन हुआ है कि अगर 2 से ज्यादा बेबीज बॉर्न हुए तो फिर वहां पे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी या समथिंग ऐसा करके, ठीक है। तो जैसे चाइना ने बैन किया है, चाइना ने भी कुछ रूल लगाया, यूपी ने भी कुछ रूल लगाया, डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स होते हैं जो इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में लगाए जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके, you can see my cursor is moving continuously in the slide and I am not able to do anything. ओके, सो टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए मैं अपने बात को ओनली ही कंप्लीट करता हूँ एंड वी विल क्लोज द क्लास। ओके, तो इसी के साथ साथ बहुत सारे टर्म्स हैं जो फैमिली प्लानिंग में यूज होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो रूल है ये है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज ऐसी बनाई जानी चाहिए जैसे कि वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ओके, and they will be able to cope up with all kind of problems. Okay, so unit 7th में आज जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। 5 से 6 मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, बिश्नोई, चिपको, एपिको, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, और उसके लीडर्स कौन कौन थे और किस ईयर में इनिशिएट हुआ था और किस जगह पे वो हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए इसके बाद कि इन जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, जो इनिशिएट हुआ, ये जो मूवमेंट्स हुए, इसके बाद आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर कौन कौन से इंडिया में डिजास्टर कौन कौन से आते हैं, तो फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, उसके बारे में बताया। फिर मैंने अभी डिस्कस किया अबाउट हमारा एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या है, बेसिकली एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से, और उसको ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, तो ये है हमारा यूनिट 7 का ओवरऑल चैप्टर। मैं 2 स्लाइड आपको और दिखाना चाहता था, अभी तक बहुत सारी स्लाइड्स मैंने दिखाई थी बट आई एम नॉट एबल टू शो, मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल रिलेटेड टू, मैं तो my Apple is working fast but I don't know what happened. Okay, okay, so now I am finishing my class. Okay, and ये आपका चैप्टर पूरा हो गया और आपको टोटल 7 यूनिट्स पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। हिंदी में इंग्लिश मीडियम इराक बरूचा की बुक ले लेंगे, वो भी डाउनलोड हो जाती है, गूगल पे अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वाले आप नेट से निकाल लीजिए, SOL की वेबसाइट पे जाके पूरा का पूरा हिंदी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, and if you have more questions so kindly ask to the admin, then definitely they will provide you what kind of okay, so I am ending my class now. Okay, Nandan ji, thank you. Thanks for your lecture. ओके मैम, थैंक यू मैम। एक इशू है, ये जो स्लाइड्स में शेयर कर रहा था स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी चली 45 मिनट्स,